DNPSC पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं भारत की मिट्टियाँ चल रही है। भारत की मिट्टियों में अपन ने जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन किया था, काली मिट्टी का अध्ययन किया था, लाल मिट्टी का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं चौथे नंबर की लेटेराइट मिट्टी। जिस प्रकार से लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ था वो उन चट्टानों से हुआ था जिसमें लोहे ऑक्साइड पाए जाते हैं, लोहे का अंश पाया जाता है। उसी प्रकार से लेटेराइट मिट्टी की मात्रा पाई जाती है, लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी है जो मिट्टी का एक प्रकार है और इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी संपूर्ण भारत का अध्ययन करें तो संपूर्ण भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। संपूर्ण भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वाली मिट्टी फैली हुई है और इसी मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो कहां पर होता है? मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है जहां पर सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उन क्षेत्रों में जहां पे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी जो कि लाल मिट्टी के समान ही पाई जाती है, लाल मिट्टी का एक प्रकार है और संपूर्ण भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु में होता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है उनमें कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब इस मिट्टी का अध्ययन करें तो इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जिसका एसिड कौन सा है? ऑक्साइड है। तो लोहा एसिड भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी जिसमें सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? लोहा ऑक्साइड की पाई जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी पाई जाती है। नाइट्रोजन के साथ में फास्फोरस भी पाई जाती है। अर्थात इन दोनों तत्वों के अलावा नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, पोटास भी होती है, चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी जिसमें सर्वाधिक मात्रा तो किसकी पाई जाती है? लोहा ऑक्साइड की पाई जाती है। लोहा ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। फास्फोरस जो पाया जाता है वो एसिड के रूप में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है उसके रूप में पाया जाता है। पोटास भी पाई जाती है, चूना पत्थर भी पाया जाता है और जैविक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इस मिट्टी, ये वाली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन जिस प्रकार से काली मिट्टी की एक विशेषता थी, जैसे इसको पानी देते हैं ये गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और जैसे सूखती है, दरारें पड़ जाती है, वैसे इस मिट्टी की भी एक विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? जैसे ये वाली मिट्टी सूख जाती है तो सूखने के बाद में ये ईंट की भांति क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ईंट की भांति क्या हो जाएगी? कठोर हो जाती है। और जैसे ही इसमें पानी देंगे गीली होगी, वेट हो जाएगा
ये वाली क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो सूखने के बाद में तो ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, और गीली होने पर ये वाली क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ये बलुई मिट्टी के समान ही पाई जाती है और इसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का अध्ययन करें तो इसमें हुमस की कमी पाई जाती है। हुमस का मतलब जो जैविक अंश होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, लोहा ऑक्साइड पाया जा रहा है। और लोहा ऑक्साइड होने के कारण से ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसमें गहरी लाल लेटेराइट भी होती है, सफेद लेटेराइट भी होती है, इसके साथ में मोटे कण भी पाए जाते हैं और भूमिगत जल वाली लेटेराइट मिट्टी भी होती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो कि संपूर्ण भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, मानसूनी जलवायु में इसका विकास होता है, अर्थात इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। अब अपन अध्ययन करेंगे ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये वाली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। भाई अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन करें तो लेटेराइट मिट्टी जो कि कहां कहां पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मुख्य क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी के बाद में चौथा प्रकार का अपनी पांचवी आती है जंगली या पर्वतीय मिट्टी। जंगली या पर्वतीय मिट्टी की अपन बात करें तो जंगली या पर्वतीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति होती है। जंगलों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जंगलों वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, वनस्पति पाई जाती है। और जब इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है तो इस मिट्टी में हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हुमस की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। हुमस की मात्रा अधिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं और जब पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरती हैं, नीचे गिरने के बाद में ये सड़ती है या गलती है और जैसे सड़ाव या गलाव की क्रिया होती है ये पेड़ पौधों के या जीवांश के जो अंश पाए जाते हैं ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विकास करते हैं। और जब इस मिट्टी में हुमस की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात किसकी मात्रा में वृद्धि होगी, हुमस की मात्रा में, तो बेटा हुमस को तुम जानते हो, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरा करके जब नीचे वाले भाग में गिरती हैं और उसके कारण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विकास होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, हुमस से कहा जाता है। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में हुमस की, क्योंकि वनस्पति क्या होगी, वनस्पति अधिक होगी, वनस्पति अधिक होगी तो हुमस की क्रिया होगी और जब हुमस की क्रिया होगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति की विकास हो जाएगी। अर्थात इस मिट्टी में अम्लीयता के गुण क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। ये वाली वर्तमान में निर्माणहीन मिट्टी है, अर्थात इस मिट्टी का निर्माण अभी वर्तमान में हुआ है जो कि कितने क्षेत्र में पाई जाती है, 2.85 लाख, कितने, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। जंगली या पर्वतीय मिट्टी जिसका निर्माण अभी वर्तमान में यानी निर्माणहीन मिट्टी है। निर्माणहीन का अध्ययन करें तो अपन ये वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें अपन
तो पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया के कारण से ये कंकर पर पत्थर के टुकड़े टूटते रहते हैं और इनके साथ में वनस्पति के अंश मिलते जाते हैं और कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जंगली या पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। ये पतली भी होती है, दलदली भी होती है और छिद्र में भी होती है। पतली का मतलब इस मिट्टी की जो परत पाई जाती है वो पतली पाई जाती है। परत पतली क्यों होती है? क्योंकि वर्तमान में निर्माणहीन है और जब चट्टानों के टुकड़े टूटते हैं तो ऊपर वाले भाग से टुकड़े टूट गए तो वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है और थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, अर्थात इसकी मोटाई क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात का अध्ययन करें तो जंगलों में स्थिति क्या पाई जाती है? अत्यधिक वर्षा होती है और जब यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है? दलदली हो जाती है। और छिद्रमय का मतलब होता है इसमें कणों का आकार थोड़ा सा मोटा पाया जाता है और जब कणों का आकार मोटा होता है तो इसमें छिद्र क्या हो जाते हैं? अंदर तक पाए जाते हैं। तो ये कैसी पाई जाती है? छिद्रमय होती है। जबकि नदियों की घाटियां जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, ऊपर वाले भाग में तो इसकी परत क्या होगी? पतली होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे मिट्टी के कण खिसकते कहां पर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अतः घाटी वाले क्षेत्र में और जहां पे पर्वत के ढाल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे इसकी परत कैसी होती है? मोटी होती है। जबकि ऊपर वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो इसकी परत कैसी पाई जाती है? पतली परत के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी को अपन वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। वनीय मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहां पर पाई जाती है? वन प्रदेशों में पाई जाती है। अतः इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। वनीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण से जंगली या पर्वतीय मिट्टी को अपन क्या कहा जाता है? वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जीवांश अधिक पाए जाते हैं। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? जीवांश से, जीवों के अंश अधिक पाए जाते हैं और जब जीवों के अंश अधिक पाए जाएंगे तो कौन सी क्रिया होती है? हुमस की क्रिया होती है। तो जैविक मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी में जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है और जब जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी, अर्थात हुमस का निर्माण होगा और हुमस का निर्माण होते ही मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीयता के गुण इस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। अब इस मिट्टी का अपन अध्ययन करें कौन सी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो ये वाली मिट्टी है ना, बागाती कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौन सी फसलों के लिए? बागाती फसलों के लिए। बागाती फसलों में अगर अपन ले तो चाय आ गया, कॉफी आ गया, केले के बाग आ गए, नींबू वर्गीय हो गए, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, ये आ जाते हैं। तो इनके लिए ये क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। पर आज अपन देखते हैं पर्वतीय जो ढाल पाए जाते हैं वहां पर चाय, कॉफी, केले, संतरा इन्हीं की कृषि की जाती है। तो इन फसलों के लिए ये वाली मिट्टी सबसे क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो जंगली या पर्वतीय मिट्टी, जिसको वनीय मिट्टी भी कहा जाता है, भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति अधिक होने के कारण से जीवांश अधिक पाए जाते हैं और उसके कारण से हुमस की क्रिया अधिक होती है और मिट्टी में कौन से गुण आ जाते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। जहां पर घाटी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर इसमें परतों की मोटाई अधिक पाई जाती है, जबकि ऊपरी क्षेत्र में परतों की मोटाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और इस मिट्टी पे कौन सी कृषि की जाती है? बागाती कृषि की जाती है। अब अपन बात करते हैं शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। छठी मिट्टी आती है अपनी शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी।
शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर औसत वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अर्थात सर्वाधिक ये वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत का अध्ययन करें तो भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। तो ये वाली मिट्टी थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता का अध्ययन करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति का क्या होगा? अभाव होगा। और जब इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव होगा तो सीधी सी बात आती है, इसमें जैविक अंश भी क्या होंगे? कम होंगे। जब जैविक अंश कम होंगे तो मिट्टी क्या होगी? कम उपजाऊ होगी। ये वाली मिट्टी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में होगी तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और वर्षा की मात्रा कम होगी तो वनस्पति की क्या होगी? कम होगी। और जब वनस्पति कम होगी तो जैविक अंश भी कम होंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ये वाली मिट्टी 1.42 लाख, कितने क्षेत्र में? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अपने शुष्क क्षेत्र भी आ जाते हैं और कौन से आएंगे? अर्ध शुष्क क्षेत्र भी आएंगे। वे क्षेत्र भी आ जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है और वे क्षेत्र भी आ जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ये वाली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? एक तो भारत का अध्ययन करें तो भारत के जो इधर वाले क्षेत्र आते हैं एक तो अरावली वाला क्षेत्र आता है। अरावली के संपूर्ण क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। अरावली के साथ में राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। थार मरुस्थलीय क्षेत्र के साथ में आगे तक बढ़ती हुई चली जाती है और गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अरावली वाला क्षेत्र हो गया। इधर सिंधु घाटी वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। सिंधु घाटी के साथ में दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब जब ये वाली मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन से में? जिसे अपन अध्ययन करें, इन क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी पाई जाती है तो गुजरात में जो कच्छ का रण पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी हो गया, तो कच्छ के रण से क्या होते हैं? यहां से नमक उठकर अंदर की ओर आ जाते हैं और जब ये वाले नमक उठकर अंदर की ओर आते हैं तो इस मिट्टी में लवणता की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब कच्छ के रण वाले क्षेत्र से अत्यधिक मात्रा में नमक वाले पदार्थ यहां से उठकर राजस्थान वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो इसमें नमक की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि वर्षा क्या होती है? कम होती है। और जब वर्षा कम होती है तो इस मिट्टी में नमी की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और जब नमी की मात्रा कम पाई जाती है तो वनस्पति अंश की मात्रा की क्या पाई जाती है? कम ही पाई जाती है। लेकिन इस मिट्टी में एक विशेषता पाई जाती है। अगर अपन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दें तो इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए
तो इस मिट्टी को क्या बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। और जब ये वाली मिट्टी उपजाऊ होगी तो इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, और कृषि कार्य के अंतर्गत अपन किसका उत्पादन ले सकते हैं, फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। अर्थात मिट्टी उपजाऊ तो पाई जाती है लेकिन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसमें वनस्पति अंश की मात्रा भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और जब वनस्पति अंश की मात्रा कम पाई जाती है तो इस मिट्टी में जीवांश भी कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इस मिट्टी में आसानी से कृषि कार्य किया जा सकता है। और इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं। राजस्थान का जो थारा मरुस्थलीय क्षेत्र था, वहां पे इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचा दिया गया, और आज गंगानगर वाले क्षेत्र को अपन अनाज का कटोरा कहते हैं। अर्थात सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इस मिट्टी में आसानी से कृषि की जा सकती है। लेकिन वर्तमान का अध्ययन करें तो यहाँ पर मोटे अनाज की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है, मोटे अनाज की। अब मोटे अनाज में अपन जैसे बाजरा को ले लिया, मक्का आ जाती है और ज्वार आ जाती है। बाजरा, मक्का और ज्वार की कृषि की जाती है। लेकिन अगर ये वाली स्थिति रही, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, तो अपन यहाँ पर गेहूं की कृषि भी कर सकते हैं, चावल की कृषि भी कर सकते हैं, और सब्जियों की कृषि भी की जा सकती है। तो स्थिति यही पाई जाती है भाई, यहाँ पर वर्तमान में जीवांश अंश की कमी पाई जाती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः इस मिट्टी में केवल यानी मोटे अनाज की कृषि ही की जा सकती है। अब इसके बाद में आता है अपना, तो ये वाली कंप्लीट शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, ये वाली मिट्टी संपूर्ण भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति अंश का अभाव होने के कारण से जैविक अंश भी कम पाए जाते हैं, अर्थात ये वाली मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है जहां पे वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है और वनस्पति का अभाव होने के कारण से कम उपजाऊ होती है। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इस मिट्टी को आसानी से उपजाऊ बनाया जा सकता है और आसानी से यहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टी। अपनी सातवीं मिट्टी आती है लवणीय। लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी का जो वर्गीकरण किया जाता है वो मिट्टी के पीएच मान के आधार पर किया जाता है। अपन अध्ययन करें तो ये वाली मिट्टी या तो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, या दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जल प्रवाह दोषपूर्ण पाया जाता है। दोषपूर्ण का मतलब होता है जहां पर जल के निकास हेतु सुविधा नहीं पाई जाती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी को अपन अन्य और भी नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी को धूल भी कहा जाता है, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, कल्लर भी कहा जाता है, रेह मिट्टी भी कहा जाता है और चौपान भी कहा जाता है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी
को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इस मिट्टी को अपन धूल मिट्टी भी कहते हैं, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, कलर भी कहा जाता है, रेह भी कहा जाता है और चौपाल भी कहा जाता है। अब ये वाली मिट्टी कौन से क्षेत्रों में विकसित होती है? या तो शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है, या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है, या दलदली क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां पे जल प्रवाह की दोषपूर्ण नीति पाई जाती है। इस मिट्टी का अध्ययन करें तो इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, नमक की मात्रा अधिक होगी तो अपना आ जाएगा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तीनों के तीनों जो तत्व पाए जाते हैं इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्वों की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जब सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम को हटा दिया जाए तो सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों तत्वों की अधिकता पाई जाती है जब तो कौन सी मिट्टी का विकास होगा? लवणीय। और जब कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों तत्वों की अधिकता पाई जाती है तो बाद में कौन सी मिट्टी का विकास होगा? क्षारीय मिट्टी का विकास होगा। लवणीय भी कहा जाता है, क्षारीय भी। जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी तो लवणीय हो जाएगा, और कैल्शियम और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाए जाएंगे जब कौन सी हो जाएगी? क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। कृषि कार्य हेतु ये वाली मिट्टी अनुपयुक्त होती है। पीएच मान कम होगा जब इस प्रकार की मिट्टी का विकास होगा, और ये वाली मिट्टी कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त मिट्टी होती है। अर्थात इस मिट्टी के कृषि का अध्ययन करें तो यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इस मिट्टी के निदान का एक उपाय भी है। निदान का उपाय क्या है? अगर इस मिट्टी में जिप्सम डाल दिया जाए या फिर बाद में हरी खाद का प्रयोग कर दिया तो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को विकसित किया जा सकता है। ये वाली मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर जिप्सम डाल दिया जाए और हरी खाद डाल दी जाए तो इस मिट्टी को उर्वरा शक्ति विकसित की जा सकती है और यहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है। अब ये वाली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये तो अपना आ जाता है बिहार वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी उत्तरी बिहार आ जाएगा। क्या? उत्तरी बिहार। दूसरा क्षेत्र आ जाता है उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा वाला क्षेत्र आ जाएगा, पंजाब वाला क्षेत्र आ जाएगा, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं इनमें तो अत्यधिक मात्रा में जल का विकास होने के कारण से इस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ। जबकि राजस्थान वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहाँ पे तो सूखा पड़ता है, इस कारण से लवणीय मिट्टी का विकास सबसे अधिक होता है। तो ये वाली मिट्टी उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी जो कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र या दलदली क्षेत्रों में विकसित होती है, इस मिट्टी का विकास जल प्रवाह की दोषपूर्ण नीति के कारण भी होता है। अगर मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी बनेगी? लवणीय मिट्टी का विकास होगा। लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम तत्व कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी में तो कौन से हो गए? सोडियम और मैग्नीशियम। और कैल्शियम और पोटेशियम किसमें हो गए? क्षारीय मिट्टी में हो गए। अन्य और भी नाम है, धूल भी है,
ऊसर, कंदर, रेहे और चौपाने नामों से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। तो अपनी 7 मिट्टियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद में एक मिट्टी और बच गई, उसका और मृदा अपरदन के प्रकार, इनका अध्ययन करेंगे अपन आगामी को। जब के लिए थैंक यू।